नमस्कार, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूँ राजकिशोर। राज की बात हर्ष के साथ ये अंक इसलिए भी बहुत विशेष है कि देश पूरा मर्माहत है और उसकी वजह बनी है पहलगाम में एक वो आतंकवादी घटना जिसमें धर्म पूछकर मारा गया। हिंदुओं को, हिंदू पर्यटकों को मुसलमान आतंकवादियों ने इस्लामिक जिहाद के लिए मार दिया। उसमें एक ईसाई भी मर गया, कलमा पढ़ना नहीं जानता था। एक मुसलमान भी मर गया, उसको अपनी रोजी रोटी की चिंता थी तो आतंकवादियों से भिड़ गया। लेकिन कुल मिलाकर यह हिंदू नरसंहार और इसके तुरंत बाद राजकिशोर जम्मू कश्मीर में ही है। इसलिए आज राज की बात हर्ष के साथ का एक तरह से कहें कि जो कुछ विशेष बातचीत है उसको राजकिशोर जम्मू कश्मीर से सीधे करेंगे। तो इसकी बात हम लोग करेंगे और इसके अलावा कुछ और चीजें जो मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता से देखने की जरूरत है कि कैसे देश में 2013 के बाद यानी 2013 का वक्फ का संशोधन होता है और देश भर में जमीन कब्जाने का खेल वक्फ शुरू कर देता है। एक और बात जो पहलगाम के ही बहाने होनी चाहिए, क्या इस देश में देशद्रोही हरकत की कोई लक्ष्मण रेखा रखी जाएगी? कहीं जाकर होगा कि भाई यहां जाकर रुक जाओ नहीं तो जेल में जाना पड़ेगा, देशद्रोह का कानून लागू होगा। हमारे देश के लोग जो अपने को कलाकार कहते हैं, पत्रकार कहते हैं, बुद्धिजीवी कहते हैं, उनके लिखे को, उनके बोले को पाकिस्तान उपयोग कर रहा है। उनके लिखे बोले को दुनिया भर में प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी भी बात जरूर करनी चाहिए। लेकिन मूल रूप से तो वही, आप चूंकि जम्मू कश्मीर में ही हैं, तो क्या अभी स्थिति है और आपको क्या लगता है कि किस तरह से, जिसको कहते हैं ना कि भारतीय सेना, सुरक्षा बल, गृह मंत्रालय और एक तरह से पूरी भारत सरकार अब आपको किस मोड में नजर आ रही है? देखिए हर्षवर्धन, एक बात तो आप समझ लीजिए कि जो हुआ वो चूक थी, बड़ी चूक थी। अब किसकी चूक थी इस पे बहुत चर्चा हो चुकी है। लेकिन अब जो होने जा रहा है वो मैं आपको कह सकता हूँ अभूतपूर्व है। वो हिंदुस्तान का हर शख्स, हर भारतवासी सिर्फ नहीं महसूस कर रहा है, बल्कि अगर मैं बात करूं कि कश्मीर के अंदर भी लोग जानते हैं कि बड़ा होने वाला है। और इस बड़े होने में एक बात आप याद रखिए, सीमा के उस पार से जो लोग यहाँ पर घिनौनी हरकत करने आए थे और करके चले गए, तो उनके मंसूबे नाकाम हो सकते थे अगर यहाँ पर मीर जाफर और जयचंद ना होते। हर्षवर्धन, ये बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको बता रहा हूँ। बाहर के तो जो दुश्मन हैं उनसे तो आप निपट रहे हैं, लेकिन यहाँ भी गद्दारी हुई है। आखिर इतने दिन तक ये लोग कहाँ पर छिपे हुए थे? रेकी करते रहे। उनको ये भी पता था कि इतनी देर में फोर्सेज यहाँ पर आएंगी। वहां का प्रशासन, जो उमर अब्दुल्ला प्रशासन है, पठानकोट, माफ कीजिएगा, पहलगाम में, जैसे वो खोल देते हैं पूरा जाने के लिए लोगों के लिए, सुरक्षा एजेंसियों को कतई भरोसे में नहीं लिया आया था। यहाँ सुरक्षा एजेंसियों की भी चूक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस की भी चूक है कि उनको कैसे पता नहीं चलता, उनकी नाक के नीचे हजारों लोग वहां पर जाने लग गए। जबकि आमतौर पर होता ही रहा है कि जब अमरनाथ यात्रा की तैयारियां होती है तो ये सब इलाके, हर्षवर्धन, खुले छूट, मतलब यहाँ पर कोई आता जाता नहीं, क्योंकि उसकी तैयारियां ज्यादा करनी होती हैं। अब ये जो दोहरी तेहरी सरकार की जो दिक्कत है ना, बहुत जल्दी हुआ था। खैर, अब इससे आगे जो आप कह रहे हैं कि क्या होने जा रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि बॉर्डर के पास से तो गांव के गांव खाली करा लिए हैं भारत ने भी, और लगातार यहाँ बॉर्डर पर फायरिंग भी चल रही है, पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। यहाँ से बहुत, जिसको बोलते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड, केवल बहुत अभी प्रतीकात्मक ही यहाँ से रिटेलिएशन हो रहा है। मतलब तूफान से पहले की जो एक खामोशी है और जिस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, वो साफ साफ नजर आ रहा है। अब इसके बाद आप एक चीज और देख लीजिए, पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है। आप देखा आपने कि लंदन में कैसे जो है वो एक कर्नल, जो वहां पर जो है डिफेंस अटैची है, वो यूं भारतीयों को इशारा कर रहा है। तो ये मिजाज और ये चीजें दिखाई जा रही है। और जो आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो तमाम जो बुद्धिजीवी और जो फिल्म एक्टर यहाँ पर जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कैसे हमारे हितों पर कुठाराघात करते हैं, देश को नुकसान पहुंचाते हैं। आप याद करिए कि मुनीर ने क्या किया है कि जो तमाम ऐसे पाकिस्तानी पत्रकार जो पाकिस्तान की सरकार की आलोचना के लिए जाने जाते थे, उनको पूरी तरीके से काम पर लगा दिया है। सेना का शासन है,
वहां पर तो कोई प्रधानमंत्री का मतलब है नहीं। वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो भारत में आकर पिछली सरकारों के दौरान यहाँ पर जिनको सिर्फ 3 शहरों का वीजा मिलना चाहिए था, वो पूरे देश का जिनको वीजा मिलता था, ऐसे लोग अब इस समय जो है कुल मिला के पाकिस्तान के पक्ष में गुणगान करने लगे। और जिनका आपने जिक्र किया है, वो सारे लोग जो भारत में बैठे हुए हैं, उनके बयान, उनकी जो ट्वीट्स जो एक्स पर हैं या तमाम जो उनके बयान सोशल मीडिया पर हैं, उनको पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। तो ये जो प्रोपेगेंडा वार में क्या हुआ कि कूटनीतिक युद्ध में तो पाकिस्तान पूरी तरीके से हर्षवर्धन पिछड़ चुका है। और तो और जाने दीजिए, चाइना भी उसके पक्ष में ऐसा कोई खुलकर आता नहीं जा रहा, उसने भी भारत के साथ हाँ में हाँ मिलाया है। अमेरिका की तरफ से जिस तरीके का बयान आया आपने देखा ही देखा। ईरान ने भी इस तरीके से भारत का सपोर्ट किया, क्योंकि जिस तरीके की ये वारदात हुई है वो बहुत ही अपने आप में क्या कहा जाए, मतलब उसके लिए शब्द नहीं है। लेकिन अब आप एक चीज देखिए जरा, ये कैसा दोहरा मानदंड, या जिसको आपके शब्दों में कहें सेकुलर, जो फ्रॉड सेकुलर हैं वो क्या करते हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी तक कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर चिन्हित करके ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, मारा गया है, और उसको लेकर जो भी है अपने तरीके से वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन सबसे पुराना दल कांग्रेस, ठीक है, राहुल गांधी यहाँ पर आए, उमर अब्दुल्ला से मिले, भारत के सुर में, चूंकि भारत की बात है तो भारत में उन्होंने बात मिलाई। लेकिन इस तरीके से इस मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा। उनकी जो सेना है सोशल मीडिया पे जो है, वो ये जताने और बताने में लगी है कि ये देश की सरकार की विफलता आप खूब उठाइए। लेकिन क्या 26/11 के दौरान जब ये सब चीजें चल रही थी, तो क्या सब लोग ये कह रहे थे कि मतलब बात ये हो रही थी कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, आतंकवादियों को सबक सिखाना चाहिए, या फिर ये बात हो रही थी कि गलती किसकी है? गलतियों पर भी आप चर्चा कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप सवाल उठा रहे हैं, संदेह पैदा कर रहे हैं कि ये सिंधु जल बंटवारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये समझौता रद्द होगा कि नहीं होगा, ये क्या कर रहे हैं। और सर्वदलीय जो बैठक हुई है उसमें प्रधानमंत्री के न जाने को लेकर भी मुद्दा बनाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि जो बातें वहां पर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, उसमें हर चीज में नुक्ताचीनी की जो आदत पड़ी हुई है, ऐसे मौकों पर भी इस प्रवृत्ति को क्या जाए। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको बताऊं, जम्मू कश्मीर में लोग, थोड़ा सा सुनने में लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन जो कटु है, सत्य है, उसको बोलना पड़ेगा हर्षवर्धन। जो ये लोग कह रहे हैं ना कि बाहर से आए लोग मार के चले गए, बाहर से वो आए जरूर, लेकिन प्राश्रय यहाँ दिया गया, और यहाँ पर एक जो है रोजी रोटी का सवाल है। लोगों को मालूम है, खासतौर से जो शहरी इलाके हैं, उनके बच्चे ठीक से रहने लगे, पढ़ने लगे, और पत्थर की बजाय जो है टैबलेट और जो है पेन उनके हाथ में आ गया। ये सब भविष्य उनको दिखाई पड़ रहा था। लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं ये प्रवृत्ति जरूर है कि देखिए जो हमारा कल्चर है, अच्छा कल्चर क्या जम्मू कश्मीर में बचा था, खासतौर से घाटी में, हर्षवर्धन? ये तो यही बचा था ना, गन कल्चर ही बचा था। बारूद की गंध यहाँ की फिजाओं में होती थी। वो थोड़ा सा बेहतर होने लगे तो कहीं ना कहीं उस चीज को भी कठमुल्लों ने कट्टरपन से भरना शुरू किया और बताना शुरू किया कि देखिए हमारी संस्कृति जा रही है, यहाँ पर ये लोग बाहर से आ रहे हैं तो हमारे बच्चे भी उनसे सीख रहे हैं, अरे सीख लेंगे तो अच्छा होगा। तो ये नहीं, जो मुझे लगता चीजें हैं, है मुझे लगता है किशोर, इस पर भी डिस्कस करना चाहिए। ये जो आपने बात कही ना, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सांसद ने कहा था कि वो जो पर्यटक आ रहे हैं वो कल्चरल इन्वेजन कर रहे हैं, यानी सांस्कृतिक घुसपैठ कर रहे हैं। भारतवर्ष में भारतीयों के किसी राज्य में जाने पर ऐसी घटिया, ऐसी नीच हरकत, बयानबाजी किसी ने नहीं की थी। और ये एकदम दुरुस्त बात है कि पाकिस्तान इसको स्पॉन्सर कर रहा है। हाफिज सईद से लेकर खुद आसिफ मुनीर तक, और पूरा पाकिस्तान में एक तंत्र है जो आतंकवाद पर पलता बढ़ता है। लेकिन यह भी सच है कि 2 आतंकवादी स्थानीय ही थे जिनका घर सेना ने गिराया, उड़ाया बम से। वो 2 आतंकवादी स्थानीय थे। यह भी सच है कि हर घटना के पहले और बाद में, तैयारी के समय और भागते समय, किसी न किसी कश्मीरी मुसलमान के ही घर में वो रुकते हैं, रात बिताते हैं, खाना खाते हैं, और कई बार तो ये तक होता है कि वो उसको इस्तेमाल करते हैं, यानी ट्रांजिट पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि एक घटना की, किसी एक के घर में रुके, खाना खाया, आराम किया, फिर 2 घंटे बाद निकल गए, फिर तीसरी जगह जाना है। यानी एक तरह से कहें तो इन्हीं घटना स्थलों के आसपास में जो स्थानीय कश्मीरी मुसलमान हैं, उनके घरों से आतंकवाद पलता बढ़ता है, पोसा जाता है। यह भी सही बात है कि 370 हटने के बाद इस सरकार के जो प्रयास रहे हैं, जो कूटनीति रही है, जिस तरह से मुख्य धारा में लाया गया, चाहे वो डीडीसी के इलेक्शन हो या विधानसभा के चुनाव, उसमें जिस तरह से स्थानीय कश्मीरियों की भागीदारी की गई, उसकी वजह से कश्मीर में इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन आतंकवाद के खिलाफ हुआ जो कभी आज तक नहीं हुआ। जो हाथ पत्थर उठाते थे,
जो हाथ गोलीबारी करते थे, जो हाथ आतंकवादियों को बचाने के लिए खड़े होते थे, वो आज इसके विरोध में खड़े हुए। लेकिन यहां ये सवाल बार बार पूछा जाना चाहिए, क्या जवाबदेही एलजी ऑफिस की नहीं है? क्या जवाबदेही उमर अब्दुल्ला की सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि उनको पुलिस का उस तरह से अधिकार नहीं है? क्या चुनाव जल्दबाजी में हो गया? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का दबाव आया, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, लेकिन क्या चुनाव की वजह से जो दूसरी ताकतें हैं वो सक्रिय हो जाती? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि इसकी वजह से ढेर सारे ऐसे आतंकवादी, और देखिए कोई कुछ भी कहे, भारत की उदारता और भारत किस तरह से किसी को भी उग्रवाद, आतंकवाद, जहां तक गए व्यक्ति को भी वापस लाता है, कि ढेर सारे जो आतंकवादी थे उन्होंने बंदूक छोड़कर बैलेट की तरफ यानी चुनाव की तरफ रास्ता किया। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि क्या इस सब के पीछे एक बड़ा वर्ग है? और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि 5 अगस्त 2019 के बाद घाटी में चाहे सिविलियंस के मारे जाने की घटना हो, हमारे जो जवान शहीद होते हैं उनकी घटना हो, या किसी भी तरह की उन घटनाओं में कमी आई, लेकिन आतंकवाद तो अगर जरा सा भी बचा हुआ तो आतंकवाद है। भारत को अब यह सोचना है कि क्या हमें डिफेंस कॉलोनीज हमारी एलओसी पर बनानी होगी, क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप जैसे देश के अलग अलग हिस्सों में कैंटोनमेंट एरिया बनाते हैं, वैसे आपको 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के डिफेंस कॉलोनीज बनानी होगी, और उन डिफेंस कॉलोनीज में आपको देश के अलग अलग हिस्से के लोगों को जाना। और ये कश्मीरी कह रहे हैं बार बार, बड़ा अच्छा लगता है भाई, रोजी रोटी पर दिक्कत आती है, 30 लाख से 2 करोड़ 30 लाख लोग पहुंच गए, तो जाहिर है कितना उनको जंप हुआ होगा, कितनी उनकी कहें कि कमाई बढ़ी होगी। लेकिन सवाल फिर वही है, बगल में जो कश्मीरी हिंदू का, कश्मीरी पंडित का घर जो कब्जा लिया था आपने, उसको क्यों नहीं छोड़ रहे हो? क्यों वो सेब का बागान जो कश्मीरी हिंदू का था उससे आज तक आप कमाई कर रहे हो? क्यों बेईमानी करते हो, अपने यहां उन लोगों को नहीं बुलाते हो जिनका वो घर है, और कहते हो कि आओ यहां पैसे दो और चले जाओ? इस मानसिकता पर भी बात करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता है कि आप वन साइडेड एक बात करें कि अच्छा भाई पर्यटक चले आओ, पर्यटक चले आओ। हम भी कहते हैं पर्यटक चले जाओ, कश्मीर हमारा है, कश्मीर किसी और का नहीं है, कश्मीर हमारा है, तो हम जाएंगे भी, वहां रहेंगे भी। लेकिन क्या एक कोशिश होती है कि अच्छा चलो इतना तक ठीक है कि लोग आए, पैसे खर्च करें, घूमे टहले, फोटो बनाए। और एक और बात राजेश्वर मुझे लगता है बहुत ठीक से की जानी चाहिए, ये कुछ जो जिनको फ्रॉड सेकुलरिज्म का भूत सवार है, और ये जो वोक अंकल आंटीज हैं जो वहां से बता रहे हैं घूम घूम के, जो किटी पार्टी वाली आंटीज हैं, कह रहे कुछ हुआ नहीं, कुछ तो पहलगाम से ही बता रहे। अरे भाई जिनके घर के लोग मर गए उनसे जरा पूछो ना, जिनके सामने जिसके पति को जो हफ्ते भर भी नहीं हुआ था, जिसका सुहाग उगड़ गया, उससे पूछो ना। और ये बेईमान कितने बड़े हैं, ये इतने बड़े बेईमान हैं कि उसके बाद भी कहते कह रहे नहीं नहीं ये तो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इनको एक आदमी अपनी पीठ पर किसी एक बच्चे को लेकर आया, ठीक है, उसकी भी प्रशंसा करिए, वो प्रशंसा इतनी करनी है कि इन बेईमानों को, जिनका जीवन चला गया, जिनका घर उजड़ गया, जिनके जीवन में अब कभी रौनक आएगी भी तो वो टीस बीच बीच में उभरती रहेगी, कितना भी वो महिला, वो लड़की जो भी होगी। और कई लोग तो नीच टाइप व्यवहार सोशल मीडिया पर इस तरह से कर रहे हैं, एक वो लोक गायिका अपने को कहती है, इतनी घटिया हरकत वो कर रही है। और मैं नाम लेकर कहूंगा कि नेहा सिंह राठौर पर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। पाकिस्तान उसका उपयोग कर रहा है, चाइना उसका उपयोग कर रहा है, वैसे ही जो हैंडल्स हैं सोशल मीडिया के, वो हैंडल्स जो जानबूझकर फेक वीडियो फैलाकर भारत में अलग अलग तरह का भ्रम फैलाना चाहते हैं, वो भारतीय सेना के बीच में भ्रम फैलाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो लड़ाई है जो आपको एलओसी पर लड़नी है, एक तो लड़ाई है जो आपको इंटरनेशनल फोरम्स में लड़नी है, लेकिन एक बड़ी लड़ाई है, और इसको मैं बार बार कह रहा हूं, पिछली बार भी मैंने ये बात कही थी कि जब तक आप ऐसे रहो, दुनिया में और कौन सा देश होगा भाई जहां इस तरह की युद्ध की स्थिति, और लोग कहते हैं युद्ध होगा कि नहीं, युद्ध में तो हम लगातार हैं। जब तक पाकिस्तान रहेगा तब तक ये आतंकवाद, इस्लामिक जिहाद रहेगा। और आप हिंदू मुसलमान मत करिए, लेकिन राजकिशोर ये कहने से भी बचा अगर गया कि ये इस्लामिक जिहाद है, तो आप यकीन मानिए ये आंख मूंदने के अलावा कुछ नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, जिस तरह से पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है, ठीक है, उसकी स्थिति खराब है, उसके यहाँ सब गड़बड़ है, इसलिए वो युद्ध चाहता है, आसिम मुनीर तख्ता पलट करके परवेज मुशर्रफ बनना चाहते हैं। लेकिन अफगानिस्तान का बॉर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है, सिंध, बलोचिस्तान रोज लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी जो निर्वासित प्रधानमंत्री हैं नायला बलोच, उनका बयान सुन लीजिए, वो कह रहे हैं कि जरा जो मुसलमान है जरा उनको ही देख लेना चाहिए कि जो हिंदुस्तान से मुसलमान गया 1947 के बाद, उस मुसलमान को आज तक पाकिस्तान का मुसलमान नहीं मानता है।
और सही ये बात खतरा है। कितना बड़ा है, इसको दुनिया को देखना चाहिए। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने बहुत हम्म, साफ-साफ कहा कि हम इस्लामिक टेररिज्म है, हिंदुओं का नरसंहार किया गया। लेकिन भारत में ढेर सारे लोगों को इसकी दिक्कत है। वो करेंगे ना, ना, अरे ऐसे तो आप सब मुसलमानों को उस दायरे में, सब मुसलमानों को कोई उस दायरे में नहीं ला रहा है। देश का बड़ा मुसलमान, कश्मीर का बड़ा मुसलमान, वो इसका पीड़ित रहा है। भाई जिन मुस्लिम बच्चों के हाथ में पत्थर आ गए, गन आ गई, पेलेट गन जिनको लगी, जिनके छर्रे लग गए, वो क्या हुआ? उनका तो जीवन वही रह गया। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपको ये जो आतंकवाद है इसको साफ साफ कहना पड़ेगा। ओवैसी की जुबान नहीं लड़खड़ा रही है, और ये जो फ्रॉड सेकुलरिज्म का घूंट पिए, ये जो जिंदगी भर मानसिक गुलामी करने वाले हैं, ये इनकी जुबान लड़खड़ा रही। लेकिन अब इसके आगे की बात तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल युद्ध हर्षवर्धन, होगा, देखिए, नहीं युद्ध देखिए होगा, युद्ध, हम्म, नहीं उस पर भी लिमिटेड बात वॉर करेंगे, होगी। लेकिन नहीं इसी पर आते हैं हर्षवर्धन। लेकिन एक बात जो आपने कही उसमें बस एक बात आपको मैं बता दूं, ये जो आपको तमाम कैंडल मार्च और जो तमाम चीजें दिखाई पड़ी उसमें कुछ लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनको एक अच्छा सुरक्षित और बेहतर जीवन मिल रहा था, तो जाहिर तौर पर उसमें वो वाकई सड़कों पर आ रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के तमाम जो सुदूर गांव हैं वहां पर इस तरीके से चीजें की जा रही हैं। और आप देखिए ना कि आसिफ मुनीर का वहां पर बयान कि हम कलमा के आधार पर राष्ट्र बने हैं, क्या बिल्कुल। कहना है? और वही कलमा पढ़वाकर यहाँ पर ये घटना की जाती है। आप इन दोनों चीजों में भी कोई वो नहीं देखते हैं जो लोग यहाँ पर बात करना चाहते हैं। अब दूसरी बात, एक परिवर्तन सबसे बड़ा जो यहाँ पर आया है, जो आपने कहा कि ऐतिहासिक फैसला हुआ 370 और 35A का, वो सबसे बड़ा ये आया कि यहाँ के अखबारों में मिलिटेंट लिखा जाता था और जो है मुजाहिदीन लिखा जाता था। इस बार टेररिस्ट लिखा गया है, आतंकवादी लिखा गया है। ये बेसिक अंतर आया है, और ये अंतर छोटा अंतर नहीं है हर्षवर्धन। लेकिन मैं जो कहता हूं ना कि कई बार हाथी निकलता है, पूंछ फंस जाती है, लेकिन हाथी फिर पूरा जब तक नहीं निकल जाए तब तक वो निकला नहीं माना जाता है। तो तमाम भीत क्रुद्ध तमाम ऐसी ताकतें हैं जो जम्मू कश्मीर मुख्य धारा में आया है, जिस तरीके से वो पूरा देश के साथ में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये तमाम लोग को रास नहीं आ रहा है। और जिसकी आपने बेईमानी की बात की कि कैसे तमाम चीजों पर, संसाधनों पर कब्जा बनाकर रखा गया, वो चाहते हैं कि नहीं ये ऐसे ही बना रहे और हमारी अपनी पहचान बनी रहे। अंदर वो जो आपने कहा ना कि सारे मुसलमान नहीं, लेकिन एक जो इस्लाम के नाम पर जो एक घुट्टी पिलाई जा रही है, या क्या कहें, उनके दिमाग में जो चिप लगा दी गई है, वो उनको सामान्य तरीके से रहने और जीने नहीं देती। उनको टूरिस्ट से पैसा चाहिए, टूरिस्ट से रोजगार चाहिए। लेकिन वो जो कल्चरल इवेजन वाली जो आप बात कह रहे हैं कि सांस्कृतिक जो वहां पर उनको अतिक्रमण दिखाई पड़ता है, उनको अब सवाल यह है कि कश्मीरियत की तो संस्कृति अलग मानी जाती थी, वो इस्लाम से बिल्कुल अलग थी। हम नहीं, बहुत नहीं, नहीं, पीछे नहीं, नहीं जा नहीं, रहे। नहीं, हाँ, नहीं, नहीं, हाँ, नहीं, 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 राइचुर, मुझे फिर लगता है ना, मैं एकदम आपसे असहमत हूँ और बुरी तरह से असहमत हूँ। ये नहीं नहीं मैं कश्मीरियत भी फ्रॉड, सेकुलरिज्म जैसा ही फ्रॉड है। कश्मीरियत क्या होगा? अगर कश्मीर जैसी कोई चीज है तो हम्म, कश्मीरियत शब्द नहीं आएगा। कश्मीर आएगी तो शारदा पीठ आएगा, कश्मीर आएगी तो हम्म, हिंदू संस्कृति आएगी, कश्मीर आएगा तो भारत माता के मस्तक का भारत माता का भाला है। ये थोड़ी नहीं ना हो बिल्कुल सकता है कि आप उसको उस कश्मीरियत से, ये जो मतलब अजीब किस्म का एक जो सेकुलर, ये ठीक वैसे ही शब्द नहीं नहीं है मैं आपको जो जिसको बताना उन्होंने चाह रहा हूँ कही। उसमें मैं नहीं मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, निश्चित तौर पर मैंने कहा ना कि जम्मू कश्मीर, जब कश्मीर की हम बात करते हैं तो शैव संस्कृत के आचार्य अभिनव भट्ट और किस तरीके से यहाँ पर पूरा जो मेलुहा कहा जाता रहा, हम इस सब चीजों पे बहुत पीछे भी जाएंगे। और उसके बाद भी मैं कह रहे हैं कि एक जो कल्चरल जो चीजें थी उसको कैसे इन्होंने पहले कहा कि ये कश्मीरियत शब्द दिया, उसमें इंसानियत दिया, फिर उसके बाद जमहूरियत दिया। लेकिन ये तीनों शब्द जिसपे मैं आना चाह रहा था, जो बात आप कह रहे हैं कि ये तीनों शब्द कैसे सिर्फ आंखों में धोखा, धूल झोंकने वाली जो बातें होती ना, इस तरीके से इसको इस्तेमाल किया गया, वही कोशिश अभी भी हो रही। मैं कह रहा हूं इसी को एड्रेस करने की जरूरत है हर्षवर्धन। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जब ये बातें होती, लेकिन थोड़ी देर बातें होते होते फिर बातें होने लगती है कि भाई हमारी तो अपनी एक अलग पहचान है। ये जो शिनाख्त है ना, इस शिनाख्त के नाम पर जिस तरीके से कत्लेआम हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस शिनाख्त को जब तक जमींदोज नहीं किया जाएगा, दफन नहीं किया जाएगा, तब तक इस तरीके की हरकतें होती रहेंगी। गंगा जमुनी और ये सब जो चीजें होती ना, मैं इसीलिए आपसे कह रहा था कि जो आपसे कश्मीरियत शब्द जो लाया था मैं हर्षवर्धन, इसी लिहाज से लाया था। इसलिए मुझे लगता है उसमें असहमत होने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको इस पूरे पर्सपेक्टिव में जो बात आपको बताना चाह रहा था कि ये जो कुछ शब्दों का की चाशनी जो ओढ़कर नीम की गोली खिलाने की कोशिश की जाती है, वो अब नहीं चलेगा। अब बिल्कुल जो है सच को नंगे तौर पर बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर लोगों को प्राश्रय दिया जा रहा है और जो मानसिकता पनप रही है, उसको बर्दाश्त अब नहीं किया जा सकता। अब आपने कहा कि क्या होगा, इस पर जरा आ जाते हैं। एक बात आप समझ लीजिए कि सिंधु नदी का पानी
मतलब सिंधु समझौता, सिंधु नदी नहीं, झेलम जिनाब, उसमें तो कई नदी आ जाती हैं, लेकिन इनको रोकने का जैसे ही फैसला किया गया भारत सरकार की तरफ से, उसके बाद सब कहने लगे कि ये युद्ध सरीखी स्थिति है। लेकिन आप जरा ध्यान दीजिए कि सबसे ज्यादा सवाल कौन उठा रहा है? भारत के अंदर लोग उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रोक नहीं सकते, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वैसे मैं उन कूड़ मगजों को और मूर्खों को बता दूं, रोकने के लिए पानी एक जगह रोकना नहीं जरूरी होता है, धाराएं मोड़नी होती हैं, और इसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगना। मैं हर्षवर्धन आपको बता दूं, 2-3 प्रोजेक्ट ऐसे चल रहे हैं, इस पर भी अगर मैं चर्चा थोड़ा सा आपको कर ही दूं, चूंकि अब मामला कागज का है तो कागज देख के ही बात करा दूं, चूंकि जब ये सब चर्चा हो रही थी तो मुझे लगा कि इस पर भी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और नहीं करते हैं तो ये लोग लगातार यही बताते रहेंगे कि हमने घोषणा कर दी है लेकिन नहीं होगा। अब इस पे आप देख लीजिए, चिनाब नदी है, इसमें बगलिहार और रामबन, रातले बांध ये किश्तवाड़ में जो है आप जानते हैं इधर है, सलाल बांध रियासी जिला में है, उड़ी बांध जम्मू कश्मीर, सिर्फ चिनाब नदी पे। इसी तरीके से झेलम नदी, किशन गंगा प्रोजेक्ट जिस पर सबसे ज्यादा आप देखते हैं कि पाकिस्तान के और वर्ल्ड बैंक के लोग आते आते रहते हैं, और सिंधु नदी। अब ये जो है नीमू बाजगो बांध लद्दाख लेह जिला लद्दाख में है, रावी नदी शाहपुर कांडी बांध पंजाब पठानकोट में। अच्छा, इसके अलावा आपको बताऊं कि टाटा के और इनके 3 प्रोजेक्ट और चल रहे हैं, और इसको मोड़ना, हाँ, लेकिन पानी दरअसल इतने आवेग आवेग से आता है, उसको हम कैसे अपना तो नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन इसको लेकर अगर एक बात कही गई है तो ये आप याद करिए कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उस समय भी इस तरीके की बातें की गई थी ना, हमने चुपचाप उस पर अपना काम शुरू कर दिया था। तो तमाम लोग जो ये बातें कह रहे हैं ना, तो उनको पहले ये समझ लेना चाहिए कि रोकने में हो सकता है हमको साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाए, लेकिन हमें कब कितना पानी छोड़ना है, कितना रोकना है, ये तो हमारे ऊपर है। अभी छोड़ा गया है ना, एक तो पहला ये हुआ, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इतने भर से बात नहीं बनने वाली है। आप ये मानकर चलिए कि जिस दिन यहाँ राफेल उड़ा है और सिमुलेटर के जरिए उन्होंने पहाड़ियों पर अपना अभ्यास किया, उसके बाद से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। यहाँ पर JF-16 उनके जो चाइना वाले जो हैं वो बॉर्डर के पास दौड़ रहे हैं, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, उनके पास जो युद्ध में जिसका अनुभव है, JF का अभी तक कोई एक्सपोजर नहीं है। आप जानते हैं, कहा जाता है कि उन्नत विमान है, लेकिन उनके पास उन्नत विमान अमेरिकन F-16 है। और F-16 को अभी आपने ध्यान दिया होगा कि यूक्रेन और रसिया वार में कैसे F-16 को जो है, जो S-300 जो एंटी मिसाइल सिस्टम जो हमारे पास जो है, वो हमने देखा तो उसने मार गिराया F-16 को, वो हमारे पास भी है। लेकिन हमारे पास अभी राफेल की स्पीड का और उसका कोई जवाब है नहीं। 36 है हमारे पास, सुखोई हमारे पास है ही है, और दूसरी बात है कि हमारे पास न्यूक्लियर जो पनडुब्बी है वो है ही है। तो जो चौतरफा ये जो घेरेबंदी हो रही है, आप जानते हैं भारत सरकार को, और मैं इसको मोदी सरकार कहूं या यूं कहूं कि जो भारत की सरकार है, या अजीत डोभाल की बात करूं, तो ये लोग कहां पर कैसे सोच रहे हैं। और आप देख लीजिएगा कि बलूचिस्तान से लेकर जो आपने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर सब तरफ बात की है, ये एक तरफा नहीं होने वाला है। समझ में नहीं आएगा पाकिस्तानी हुक्मरानों को, इन आतंकवादियों को, कि किस तरफ कैसे किसको एड्रेस करना है। उन्होंने निश्चित तौर पर यह सोच के कि अब अभी हमारी इनकी बड़ी समस्या चल रही है तो हम अपने देश को एकजुट कर लेंगे, लेकिन उनके अंदर बहुत ज्यादा समस्या है। पंजाब और सिंध को लेकर बहुत समस्या है, पानी को लेकर। जैसी वहां 5 नदियां बनाई जा रही थी, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे, इस समय सब रुक गया है, सारी चीजें रुक रही, लेकिन अंदर ही अंदर असंतोष बहुत पनप रहा है। और मैं एक बात आपसे कह दूं हर्षवर्धन, 3.5 दिन का ईंधन है सिर्फ पाकिस्तान के पास। इसीलिए जब सिमुलेटर से हम लोग यहाँ पर राफेल हमारे उड़ान भर रहे थे और हम प्रैक्टिस कर रहे थे, उनको लगा हमने प्रैक्टिस की तो 2.5 दिन का ही बचेगा। अब अगर कोई ये सोच रहा है, तमाम लोग जानते हैं क्या तर्क दे रहे हैं कि यूक्रेन तो छोटा सा देश था, रशिया इतना ताकतवर था। अरे यूक्रेन लड़ रहा था युद्ध, यार कुछ तो तार्किक नाटो बात कर लो। नाटो फोर्सेज नाटो लड़ लड़ रही। रहा था, अमेरिका अभी आते ही ट्रंप ने जब उसकी फंडिंग रोकी है तो उसके बाद क्या स्थिति हो गई है, फ्रांस उसके साथ में है, जर्मनी उसके साथ में है, उसके साथ में इंग्लैंड है। आप बात कर नहीं, रहे हैं कि यूक्रेन इतने दिन लग गया, तो ये जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये सब आप देखिए, होना तो है, अब एक कैलकुलेटेड वे में होगा, लेकिन इस बार सर्जिकल नहीं होगा, मेजर सर्जरी तय है, ये इतना मैं कह सकता हूँ आपसे। नहीं, मेजर सर्जरी करनी पड़ेगी और ये वाला तमाशा तो बंद करना चाहिए। फिर तो हम सब कुछ रख दें, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है, वो छोटा देश है तो क्या लड़ जाएगा। और दूसरे देशों ने सोचा क्या, कोई कह सकता है, हम में से कोई युद्ध के पक्ष में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को अगर दुरुस्त नहीं किया गया तो रोज ऐसे युद्ध के घाव हमको झेलने पड़ेंगे। और ये युद्ध ही तो है ना, ऐसे 27-28 लोगों को गोली मार के खत्म कर दिया जाए, इस तरह से, बिल्कुल। जिसको कहते हैं ना कि लोगों का घर परिवार सब उजड़ जाए, और आप कहें कि युद्ध नहीं चल रहा है। युद्ध तो हम नियमित तौर पर लड़ रहे हैं। एक बार जिसको कहते हैं ना कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, तो बिना उसके तो नहीं चलेगा। अब ये
दंतहीन, विषहीन, विनीत, सरल, वो तो कोई मतलब ही नहीं उसका। और हमें लगता है आज के समय में दुनिया को पता है कि भारत ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसकी वजह से उसके साथ न खड़ा हुआ जाए। जिस तरह से अमेरिका की व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन ने बहुत साफ साफ कहा कि इस आतंकवाद को नेस्तनाबूद करना पड़ेगा। रशिया, अमेरिका, दुनिया के बड़े बड़े देश वो सब भारत के साथ है, और चाइना भले मन से भारत के साथ नहीं हो, लेकिन आज की जो जियो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं उसमें वो इसकी स्थिति उसकी नहीं है कि जिस ढाई फ्रंट की बात की जाती थी उसका वाला फ्रंट खुले, ये मुझे नहीं लगता। और अगर वो फ्रंट खुलेगा तो उसकी भी तैयारी भारत को करनी पड़ेगी। कब तक हम इस तरह से करते रहे और हमारे लोग मरते रहे, कोई भी आकर मारता रहे। और मैं नहीं, तो यहाँ फिर पर कह रहा बस हूं, एक बात हर्षवर्धन जोड़ दूं, जो आपने बिल्कुल सही बात कही चाइना वाली, बस एक बात जोड़ के आप अपनी बात पूरी करिएगा। दरअसल जो टैरिफ वार शुरू हुआ है, जिसकी जानकारी मुझसे बहुत ज्यादा आपको है, उसमें अगर वो हाथी और ड्रैगन को साथ आने की बात कह रहा है चाइना, तो चाइना की जरूरतें क्या है वो जानता है। और कुल मिला के जिस तरीके से अगर वो यहाँ पर आता है, तो फिर ट्रम्प साहब तो घुसने के लिए तैयार बैठे ही हुए हैं। इतना आसान नहीं, बस इतना मैं कह सकता हूँ। नहीं, निश्चित तौर पर। और देखिए, दुनिया में हर देश को, मतलब जिसको कहते हैं जो वस्तु स्थिति है उसको अच्छे से पता होती है। पाकिस्तान जिस इस्लामिक आधार पर बना वो आधार अब खत्म हो चुका है। और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के मुसलमानों को इस देश के मुसलमानों की ही तरह रहना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि वो क्यों प्रमाण पत्र दें, वो बार बार क्यों? साबित करना पड़ेगा भाई। क्या भारतीयों को, हिंदुओं को नहीं साबित करना पड़ेगा क्या? क्या वो जो हिंदू हैं जो दूसरे देशों की भाषा बोलते हैं उनके लिए कोई भारत के लोग कोई अच्छी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं क्या? क्या ऐसे लोग जिनके लिखे पढ़े को, जिनके कहे को दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है, क्या उनको हम लोग मानते हैं क्या कि वो किसी से, मतलब बहुत अच्छी स्थिति में, उनको भी हम वैसे ही देखते हैं। लेकिन अगर कोई मुसलमान करे और उसको कहा जाए कि तुम गलत कर रहे हो, तो ये भी ठीक नहीं होगा। इसको चिन्हित किया जाना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, कश्मीर के हालात बहुत बदले हैं, लेकिन कश्मीर में चूक हुई है, चूक का जवाबदेह भी खोजना पड़ेगा। ऐसे नहीं चल सकता कि चूक तो हुई है, जवाबदेही भी तय करनी पड़ेगी। ये नहीं चल बिल्कुल। सकता, क्योंकि भरोसा बनाने के लिए जवाबदेही पहला कदम होता है। और भारत सरकार ने, भारत की जो सरकार की सत्ताधारी पार्टी है उसके प्रवक्ता ने, हर किसी ने अगर बैठक में माना, सर्वदलीय बैठक में माना, तो अब यह भी बताना पड़ेगा कि उस चूक का जवाबदेह कौन है। और मैं फिर कह रहा हूं, आपको पीओजेके को अब किस तरह से लेना है, कितना आगे बढ़ना है, लेकिन एलओसी को तो अब आपको डिसमेंटल करना चाहिए, उससे आगे बढ़ना ही चाहिए। लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी होती है, घुसपैठ होती है, आपको डिफेंस कॉलोनी बढ़ानी पड़ेगी, आप बनानी पड़ेगी, आपको एलओसी पर आगे बढ़ना पड़ेगा। डिफेंस कॉलोनीज के साथ आप, इतनी अच्छी जगह है तो उसको हम अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करें, वहां रेजिडेंशियल कॉलोनीज भी बनाएं जैसे विद इन कैंटोनमेंट होता है। क्योंकि आप कश्मीरी पंडितों को उनके घर में भेजेंगे तो वहां तो कभी भी कोई आएगा उनको मार के चला जाएगा। बिल्कुल। जब तक ये वातावरण नहीं पैदा होगा, और पाकिस्तान को जितनी तरह से ध्वस्त करना है, हम कहते हैं 3 बांध हमारे बने हुए हैं, चौथा बन रहा है किरथाई वाला। ये जिसको कहते हैं कि पानी रोकना है, संभालना है, कितना करना है। हम 3,500 मेगावाट कर सकते हैं, 20,000 मेगावाट तक कर सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर के लिए तो उसके जो पावर प्रोजेक्ट होंगे वही बहुत उसको संसाधन दे देंगे। और जब शांति बिल्कुल। हो जाएगी तो पर्यटक भी जाएंगे। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, पर्यटक से पहले कश्मीरियों को, कश्मीरी हिंदुओं को बसाने के लिए कहना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए। कुछ नहीं तो साल में ऐसे 5 कार्यक्रम तय करो, जब हिंदुओं का उत्सव होता है, त्योहार होता है, तब आप उनको बुलाइए। उनके घर को आप कहते थे कि हम सुरक्षा करेंगे, आपने कब्जा कर लिया। उनके बगान को, उनकी जमीन को आपने कब्जा कर लिया। वो जवाब देना पड़ेगा। और मुझे लगता है इन सभी फ्रंट पर एक साथ काम करना पड़ेगा। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात, जो ऐसे देशद्रोही किस्म की हरकतें करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई करनी चाहिए। ये नहीं डरना चाहिए कि उनको भी मैग्से से मिल जाएगा, उनको भी कुछ मिल जाएगा, इसको नहीं डरना चाहिए। ले लेने दीजिए मैग्से से, लेकिन देशद्रोही को देशद्रोही की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। वरना अगर भीतर से हम कमजोर रहेंगे तो बाहर की लड़ाई कितनी भी अच्छी लड़ेंगे, यहां आकर हमारी मुश्किल बढ़ेगी। नहीं, बिल्कुल हर्षवर्धन, और आपने जो कहा कि एलओसी डिसमेंटल हो जानी चाहिए, तो भाई जब शिमला समझौता पाकिस्तान ने खुद ही रद्द कर दिया है, तो वो तो हो गई। अब जो करना चाहिए वो करिए ना भाई। 71 में जो मैं कहता हूं कि एक तरीके से वो कूटनीतिक तरीके से वो भूल ही कही जाएगी, जो जगह दे दी गई उनको। ठीक बार बात। बार ये सोचा गया कि बड़ा बड़ा दिल दिखाया गया, पहले पानी इतना ज्यादा दे दिया है। चलिए खैर, तत्कालीन परिस्थितियों पर मैं बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता अतीत में, लेकिन 60 सालों में, 64 सालों में क्या इस पूरी ट्रीटी को रिविजिट नहीं किया जाना चाहिए था?
और इसकी तैयारी शुरू कर दी गई थी, नोटिस दिए भी गए थे, अगर आपको याद हो। ये अब मौका मिला है, तो इस पर अब पूरी तरीके से भारतीय हितों को देखते हुए इस पर फैसला लेना चाहिए। लेकिन जो एलओसी वाली जो बात कर रहे हैं कि जहां से पोरस कुछ भी मिल जाता है और यहाँ पर उनको शरण स्थली, तो 9 अभी घर गिराए गए हैं आतंकवादियों के, अभी गिर रहे हैं, गिराए जाएंगे। मैं सुन रहा था लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को, उन्होंने कहा कि मिट्टी पलीत कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मिट्टी में मिला देने वाली बात कही उन्होंने, दफन कर दिया जाएगा। अब मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के कहने के बाद ये सब चीजें होंगी, लेकिन अगर इतना कहने के बाद सिर्फ अगर वो मतलब बालाकोट या इस तरीके की चीजें होती तो बात नहीं बनेगी। 5 साल, 7 साल, 2 साल, 3 साल शांति, उसके बाद फिर ये चीजें नहीं, इसका स्थायी इलाज करना पड़ेगा। और जो बात हर्षवर्धन कह रहे हैं कि उसके लिए सबसे पहले तो जो एलओसी नाम की चीज है उसको खत्म करना पड़ेगा। और जो भारत की संसद ने सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित कर रखा है कि जो पाक के कब्जे वाला कश्मीर है, अविभाज्य कश्मीर है, वो कश्मीर पूरा होना चाहिए। और जो डिफेंस कॉलोनी की बात चल रही है, अभी तक चर्चा में है, सोच में है, इसमें आर्मी ने अपने प्रस्ताव भी दिए हुए थे कैसे इसको कर सकते हैं। अब उसको जमीन पर उतारना चाहिए। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने, हर्षवर्धन, कई असंभव संभव किए हैं। अब अगर ये असंभव संभव हो जाता है, तो उसके बाद मुझे लगता है कि वाकई इतिहास में उनके लिए तो दर्ज होने का जो मौका है सो है, वो शायद इतना महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन इस देश की बिल्कुल। विराटता और जो उसकी एकता और जो उसको जिस तरीके से सुरक्षित रहना चाहिए, उसके लिए आवश्यक है, क्योंकि ये लगातार परेशान करते रहेंगे और ये मानेंगे नहीं। इस दीमक को खत्म करना बहुत जरूरी है, जो पाकिस्तान रूपी है, इसको एलओसी से खत्म करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हर्षवर्धन, इसके साथ ही अब आज इतना ही। बाकी मेरे ख्याल से निश्चित वक्त पे तौर पर लेकिन एक चर्चा जरूर हो जानी चाहिए। थोड़ा सा वक्त पे आपने कुछ बातें कही थी, मुझे लगता है कि उसके बाद अब हम समापन करते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि सरकार ने वक्त पर जो रुख दिखाया है सर्वोच्च न्यायालय हम्म, में, वो बहुत जरूरी रुख था। हम्म, सोचिए आप, मुगल एरा, प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, पोस्ट हम्म, इंडिपेंडेंस, इन सब में जितनी जमीन वक्फ हुई, हम्म, उससे ज्यादा जमीन 2013 के संशोधन के बाद हो गई। बात। क्यों ऐसा किया कांग्रेस पार्टी ने? क्या देश को वक्फ बोर्डों को देने की तैयारी थी क्या? और हम्म, कई बार शब्द आते हैं, लैंड जिहाद, इस्लामिक जिहाद, अलग अलग जिहाद आते हैं, उस पर कहा जाता है कि ये क्यों हर चीज में जिहाद जोड़ दिया जाता है। कई बार उसको हास्यास्पद बनाने की कोशिश होती है। लेकिन जब इस हम्म, तरह से 39 लाख एकड़ जमीन बोर्डों के कब्जे में हो, तो फिर ये लगता है। फिर एक और बात, आप जिस हम्म, जम्मू कश्मीर में बैठे हैं, वहां जी। वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। हम्म, सर्वोच्च न्यायालय में सरकार ने बताया है। तो भैया, जहां मुसलमान हैं वहां वक्फ वहां नहीं करने है। की जरूरत नहीं होती। जरूरत हम्म, उनको होती है कहां? तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। इसका मतलब चर्च ये हुआ। में, मंदिर में, गुरुद्वारे में। बिल्कुल बिल्कुल। और संसद तक को कोशिश किया, संसद, हम्म, वो कहा ही था ना कि आप तो न्यायालय सुप्रीम तक को ले कोर्ट लो, में, सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट। में। तो मुझे लगता है कि ये जो सरकार का रुख है, ये बहुत जरूरी रुख है। और फिर मैं कह रहा हूं, वक्फ बोर्ड तो होना ही नहीं चाहिए। अगर आप हम्म, सही मायने में, रियल सेंस में सेकुलर कंट्री की बात करते हैं, हम्म, कॉन्स्टिट्यूशन वाली वी द पीपुल ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो वी द पीपुल में अलग अलग क्यों होंगे? क्यों अलग अलग कानून होगा? मुझे लगता है देश को उस तरफ भी बढ़ने की जरूरत है। वक्फ बोर्ड में संशोधन हुआ है, आगे उसको और बेहतर होना चाहिए। और जिस समान नागरिक संहिता की बात करते हैं हम लोग, वो होना चाहिए। और ये बिल्कुल। जो सब हो रहा है, आपको बिना संकोच, चाहे जितना कड़ा कदम उठाना पड़े, एनआरसी हम्म, और एनपीआर की तरफ जाना ही पड़ेगा। पड़ेगा। इसके अलावा और कोई बिल्कुल। रास्ता नहीं है। मुझे लगता है कि ये आतंकवाद से लड़ने के लिए ये भी एक जरूरी कदम है। देश में हमें पता तो हो कि हमारे कितने नागरिक हैं, कौन नागरिक हम्म, हैं, कहां रहते हैं, और जो भी बाहर से आए वो। और एक चीज और मैं कहूं जाते जाते, ये हम्म, मुझे भी लगा कि इसकी बात करनी चाहिए। हम्म, हमें तो लगता था कि एक सानिया मिर्जा ने ही जाके शादी कर ली है वहां। अभी जब से ये सरकार ने कहा कि पाकिस्तानी जो है उनको, अरे देखने में आ रहा है वो महिलाएं लंबी लाइन चीख रही लगी हैं, है। भारतीय मुस्लिम महिला, उसको हम्म, पाकिस्तानी मुसलमान ही पसंद आता है। चलो, भारत में इतने मुसलमान हैं, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम देश है ये, फिर भी आप मुस्लिम आबादी वाला देश है, फिर भी आप नहीं हम्म, कर रहे। और फिर आप कहते हो कि क्यों हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्यों हिंदू संस्कृति होनी चाहिए। आपको वहीं का सब कुछ पसंद आ रहा है, ये भी जरा सोचने की बात है। और मुझे उनके साथ कोई सहानुभूति नहीं। मुझे लगता है कि ऐसे सारे लोग, ये भी जरा सोचना चाहिए कि ऐसे लोग क्या स्लीपर सेल हो सकते हैं, ऐसे लोग क्या आतंकवादी हो सकते हैं, ऐसे लोग क्या ऐसे लोगों के लिए पनाहगाह देते हैं। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता ना, वो कहेंगे हाफ सिटीजनशिप है, हम हम्म, पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन इंडियन और पाकिस्तानी दोनों कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो जैसे सकते। हिंदू और मुसलमान दोनों कोई नहीं हो सकता। वो ममता हम्म, बनर्जी ने कहा था कि मैं हिंदू भी हूं, मुसलमान हूं, ऐसा नहीं हो सकता भैया। हम हिंदू हैं,
तो हिंदू रहेंगे, मुसलमान का भी सम्मान है, मुसलमान है तो मुसलमान रहे, हिंदू का भी सम्मान करे। लेकिन कोई ये कहे कि हम दोनों हैं तो वो खतरनाक है। और ये वाली जो अभी घटना देखने में आई, हर शहर से पता चल रहा है कि इतनी मुस्लिम महिलाएं हैं जिन्होंने पाकिस्तान में अपना निकाह कर रखा है, शादियां कर रखी। तो ये जरा सोचने की बात है, ये अच्छा, भी बहुत। सवाल है कि जाना क्यों नहीं चाहती? वहाँ जाना भी नहीं चाहती, चूँकि उनको मालूम है कि वो सब चीज़ें जो यहाँ पर उनको मुहैया हैं, मयस्सर हैं, वो वहाँ पर उनको नहीं मिल पा रही। रहना यहाँ है, व शादी वहाँ करनी, चलिए ख़ैर, लेकिन अब आखिर नहीं, में ये मुझे बात लगता ये है है। कि इस पर भी नियम आना चाहिए कि इंडियन नेशनलिटी तुरंत जाएगी अगर पाकिस्तान में कोई शादी करेगा, चाहे जो क्योंकि हो। वो चाहे अगर क्योंकि वो लड़का मित्र देश शादी नहीं करे, है, लड़की शादी करे, नहीं होगा। क्योंकि मित्र देश नहीं है, हमारी स मित्र देश दिक्कतें हैं, नहीं है। बार-बार हमें झेलना पड़ रहा है बिल्कुल। वहाँ पर। तो चलिए, मिलाकर अब ये है कि जो बात हर्षवर्धन ने कही है कि सीमा के पार और सीमा के अंदर, दोनों तरफ जो है बराबर से स्ट्राइक करनी पड़ेगी। इस मानसिकता को ज़मींदोज़ करने की आवश्यकता है, और उसकी जब तक आप जो है पाइपलाइन नहीं काटेंगे, तब तक ये नहीं होने वाला है। चलिए हर्षवर्धन, मुझे लगता है कि बस अब यहीं से हम विदा लेते हैं दर्शकों से। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।